आज हम क्लास 12th बिहार बोर्ड के पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं मलयज। मलयज का अर्थ होता है चंदन। मलयज का जन्म 1935 में हुआ है। जन्म स्थान है महुई आजमगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनका मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। माता का नाम है प्रभावती और पिता का नाम है त्रिलोकी नाथ वर्मा। इनकी शिक्षा एमए अंग्रेजी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से हुई है। इनके बारे में विशेष बात यह है कि छात्र जीवन में ही इनको क्षय रोग हो गया था। क्षय रोग का क्या मतलब होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऑपरेशन में एक फेफड़ा काट कर निकालना पड़ा था। बाकी जीवन दुर्लभ स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण दवाओं के सहारे जीते रहे। यह स्वभाव से अंतर्मुखी व्यक्ति थे। अंतर्मुखी मतलब बहुत कम बोलने वाले। इंग्लिश में इसके लिए शब्द है इंट्रोवर्ट। प्रायः अवसादग्रस्त किंतु कठिन जिजीविषा धर्मी, गंभीर, एकांत प्रिय और मीतभाषी थे। अवसादग्रस्त मतलब ये तनाव में जीवन जीते थे, किंतु कठिन जिजीविषा धर्मी। जिजीविषा का मतलब होता है जो जीने की इच्छा रखता हो। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है, इसलिए इसे याद रखें कि जिजीविषा का अर्थ क्या होता है। जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन जीने की इच्छा। मीतभाषी, जो कम बोलता हो उसे मीतभाषी और जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं। विशिष्ट संपर्क इनका था शमशेर बहादुर सिंह से। शमशेर बहादुर सिंह का आप लोग को एक कविता भी पढ़ना है क्लास 12 में ही। शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया शीर्षक पाठ का नाम है उषा। नारायण शाही, परिमल, इन सब लोगों के साथ में इनका विशेष संपर्क था। वृत्ति, लेखक की वृत्ति अगर देखा जाए तो कुछ दिनों तक केपी कॉलेज इलाहाबाद में प्राध्यापन किए, यानी टीचर के रूप में काम किए। वृत्ति का मतलब होता है प्रोफेशन। भारत सरकार की पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में नौकरी की। विशेष अभिरुचि ड्राइंग, स्केच, संगीत कला, प्रदर्शनी एवं सिनेमा में गहरी रुचि थी। रुचि और अभिरुचि में अंतर समझिए। रुचि का मतलब होता है समय निकल जाने पे आप जो कार्य करते हैं वो हो गया रुचि, लेकिन आप जिसके लिए समय निकालते हो वो अभिरुचि कहलाता है। संपादन कार्य लहर, जो कि एक कविता का विशेषांक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1960। मलयज का शमशेर नामक जो पुस्तक है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ मिलकर के सह संपादन का कार्य किए। लेखक परिचय में है आगे इनकी कृतियाँ। इन्होंने कुछ कविताएं लिखी, जैसे जख्म पर धूल, इसका प्रकाशन वर्ष 1971। अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1980। और इन्होंने कुछ आलोचनाएं भी लिखी। आलोचना का मतलब होता है किसी भी विषय पर उसकी अच्छाई और बुराई को बताना। आलोचना का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ बुराई को बताना, बल्कि अगर उसमें कुछ अच्छाई निहित है तो वो भी बताना आलोचना कहलाता है। इनकी आलोचनाएं हैं कविता से साक्षात्कार, प्रकाशन वर्ष है 1979। संवाद और एकालाप 1984। रामचंद्र शुक्ल 1987। सृजनात्मक होना चाहिए था, सृजनात्मक लिखा गया है। सृजनात्मक गद्य जो है एक है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि एक डायरी है। मलयज अपनी डायरी लिखते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन का प्रकाशन वर्ष है 1982। इस बात को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और जख्म पर धूल, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस डायरी खंड के संपादक हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह अपने आप में एक बड़ा नाम है, इसलिए नामवर सिंह जिसका संपादकीय कार्य किए हैं उस बात को तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन का प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखें। अब यहाँ से शीर्षक पाठ शुरू होती है। शीर्षक का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलयज की डायरी का शीर्षक दिया गया है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इस शीर्षक पाठ की विधा है डायरी। अगर विधा क्या है जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। विधा क्या है जरूर देखें, क्योंकि हर परीक्षा में, चाहे वो क्लास 10th हो, 11th हो, चाहे 12th हो, सभी परीक्षाओं में विधा से क्वेश्चन पूछता है। और आपको यही नहीं पता रहेगा कि विधा क्या है तो आप समझ नहीं पाएंगे, बना नहीं पाएंगे। इसलिए विधा जानना जरूरी है। कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के ख़त्म होते ही विधा जरूर देख लें। तो विधा है इसकी डायरी। लेकिन डायरी फिर क्या है? डायरी क्या होता है, आपके मन में प्रश्न आएगा ही। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन का विधा डायरी है, लेकिन डायरी क्या है? तो इसका जवाब है डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित एक ऐसा संग्रह है जिसमें
वह अपनी जीवन के अनुभव और अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिनों के बारे में बड़ी सच्चाई के साथ लिखता है। क्या मतलब हुआ इसका? डायरी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित ऐसा संग्रह होता है। आप भी एक व्यक्ति हैं, तो आपके द्वारा लिखित ऐसा संग्रह जिसमें अपने जीवन के अनुभव, दैनिक जीवन के अनुभव और अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिनों के बारे में बड़ी सच्चाई के साथ लिखते हैं। इसमें सच्चाई का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। डायरी में सच्चाई लिखने के कारण डायरी लिखा जाना मुश्किल हो जाता है। ये बच्चा सोच रहा है कि डायरी लिखा जाना मुश्किल क्यों होता है, तो इसका जवाब यही है कि डायरी लिखा जाना बहुत मुश्किल इसीलिए है क्योंकि उसमें बड़ी सच्चाई के साथ प्रतिदिनों को लिखा जाता है और सच्चाई लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपने आप में। डायरी का लिखा जाना वाकई में मुश्किल है क्योंकि इसमें सभी घटित घटनाओं को बिल्कुल सही रूप में वर्णित करना होता है। डायरी में लिखित सभी बातें सच्ची होनी चाहिए। इसके अलावा डायरी में लिखे शब्द और अर्थ में उदासीनता कम रहती है। उदासीनता कम रहती है, इसका क्या मतलब है? उदासीन को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूट्रल। आप जब डायरी लिखेंगे तो आपका विचार किसी न किसी तरफ झुका हुआ होगा। आप डायरी लिखते समय सभी विषयों के प्रति न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं, उदासीन नहीं हो सकते हैं। न्यूट्रल होने का क्या मतलब है? जैसे आप डायरी लिखते समय पॉलिटिक्स के बारे में कुछ लिख रहे हो तो आप किसी विचार के प्रति झुके हुए ही होंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब अपने आप में ठीक है। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। आगे लेखक कहते हैं कि डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं जिसमें अपने पर घुसेड़ में जब चाहूँ चुपके पड़ा रहूँ। डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो, मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यही मेरी सुरक्षा है। डायरी के कोरे पृष्ठ पर अंकित शब्द में नहीं, उन पर जलती आग के बीच। इसका मतलब है कि डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल है। दहकता हुआ जंगल एक प्रतीक है। हमारा दिमाग एक प्रपंचात्मक संसार है। इस दिमाग में जब विचार सुलगने लगते हैं, समाज से आप बगावत कर बैठते हैं, तो एक आग लग जाती है। बस मेरी डायरी में वही लिखा होना चाहिए। एक तटस्थ घोंसला नहीं जिसमें अपने पर घुसेड़ में जब चाहूँ चुपके पड़ा रहूं। पंछियों के लिए उसका घोंसला बहुत आराम का चीज़ होता है। काफ़ी सारे लोग डायरी इसलिए लिखते हैं ताकि दिन भर की अच्छी अच्छी बातों को लिख सकें, लेकिन नहीं, लेखक अपनी डायरी में उन दिनों को भी लिखते हैं जब उनके विचारों की आग लगी हुई होती है। डायरी मेरे कर्म का साक्षी हो, जो भी हम प्रतिदिन कर रहे हो उसका प्रमाण बने मेरा डायरी। मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यानी मैं जो भी प्रतिदिन संघर्ष कर रहा हूँ उसके विषय में मेरा डायरी बताए। इसी में मेरी सुरक्षा है। डायरी के कोरे पृष्ठों पर अंकित शब्द में नहीं, उन पर जलती आग के बीच ही मुझे अच्छा लगेगा। मेरी सुरक्षा उसी में है। पृष्ठों में आग लगी हुई हो और हम उस पृष्ठ के बीच में जलें, इसी में मेरी सुरक्षा है। कहा भी गया है कि एक लेखक वही सही है जो बुरी चीज़ों को देखकर उसके अंदर एक आग लग जाए। शीर्षक पाठ में आगे पढ़ना है अलग अलग दिनांक पर लिखे गए उनकी विचारों को, जिसमें से रानीखेत 14 जुलाई 1956, कौसानी 4 जुलाई 1962, कौसानी 8 जुलाई 1962, दिल्ली 30 अगस्त 1976 तथा 10 मई 1978, इन सब बातों को अपने शीर्षक पाठ में डाला गया है। तो क्या क्या हुआ था इस दिन? इन दिनों लेखक के विचार क्या थे? शीर्षक पाठ में पढ़ेंगे। रानीखेत 14 जुलाई 1956। इस दिन का लेखक का विचार सुनिए। सुबह से पेड़ काटे जा रहे हैं ताकि मिलिट्री की छावनी के लिए पूरे मौसम और आने वाले सर्दियों के लिए ईंधन जुटाया जा सके। एक जंगल की कटाई चल रही है जिसे देख करके लेखक को पीड़ा हो रहा है और ये बोल रहे हैं कि सुबह से पेड़ काटे जा रहे हैं। क्यों? ताकि मिलिट्री की छावनी के लिए पूरे मौसम और आने वाली सर्दियों के लिए ईंधन जुटाया जा सके। कटने वाले पेड़ पूरी तरह हरे नहीं है। याद रखिएगा, कटने वाले पेड़ क्या है? पूरी तरह हरे नहीं है। फिर भी आसपास के हरे भरे पेड़ों ने मानो उन्हें अपने जीवन, हरियाली और आत्मा का थोड़ा सा अंश दे दिया हो। बोला जा रहा है कि चारों तरफ से हरे भरे पेड़ है, उसके बीच में एक दो पेड़ ऐसा है जो सूखा हुआ है। फिर भी सभी हरे भरे पेड़ों के बीच में उस सूखा पेड़ भी जैसे लगता है जीवंत हो उठता है। सभी वृक्षों ने थोड़ा थोड़ा सा आत्मा उस सूखे हुए पेड़ को भी दे दिया है, ऐसा प्रतीत होता है।
सभी पेड़ों की आत्मा एक है, वे बोलते हैं, गाते हैं और रोते हैं तो एक ही भाषा में। आप लोगों ने देखा होगा जब हवाएं चलती है तो सारे पेड़ एक साथ झूमते हैं, बारिश होती है तो सब एक साथ भीगते हैं। ये लेखक का निर्जीव वस्तुओं के प्रति मानवीयकरण की भाव है। मानवीकरण का मतलब होता है किसी भी निर्जीव को मानवीय गुणों के साथ देखना। झूमना, नाचना, गाना, ये सब मानव का गुण है। और पेड़ों को जब देखा जा रहा है कि झूमते हैं एक साथ, रोते हैं एक साथ, गाते हैं एक साथ, तो ये वृक्षों की मानवीकरण है। आगे लिखते हैं, चारों ओर बहुत घना और सफ़ेद कोहरा छाया हुआ है जो देखने की सीमा को बीच में ही रोक देता है, लेकिन फिर भी कुछ आवाज़ें हैं जो लेखक के मन को छू रही है। कमरे में रखी चीज़ें, कैलेंडर, लकड़ी की छड़ी, नोटबुक के पन्ने, सब जैसे किसी अदृश्य बेचैनी से कांप रहे हों। मलयज अपनी डायरी में बिंब और प्रतीक का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा। चारों ओर बहुत घना और सफ़ेद कोहरा छाया हुआ है जो देखने की सीमा को बीच से ही रोक देता है। कोहरा अगर नहीं हो तो आप काफ़ी दूर तक देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोहरा बीच में आ जाता है तो आपकी दूर देखने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो दूर की वस्तुओं के बीच में बाधा बन करके आ जाता है। लेकिन फिर भी कुछ आवाज़ें हैं। कोहरा दृष्टि तो रोक देता है, लेकिन आवाज़ें हैं उसको नहीं रोक पाता। उस आवाज़ को लेखक का मन छू रहा है। कमरे में रखी जितनी भी चीज़ें हैं लकड़ी की, जैसे कैलेंडर, कैलेंडर के पन्ने लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी की छड़ी, नोटबुक के पन्ने, सब जैसे किसी अदृश्य बेचैनी के साथ कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं लकड़ी की छड़ी, पन्ने, कैलेंडर? क्योंकि उन्हें भी एक दिन इसी तरह से पेड़ काट करके अलग अलग रूपों में बांट दिया गया था। वो जो दर्द है, पीड़ा है छड़ी, पन्ने और कैलेंडर की, वो डर की स्मृति के कारण फिर से उनको कांपने पर मजबूर कर रहा है। मौसम अचानक बहुत ठंडा हो गया है। लेखक कहता है कि एक कलाकार के भीतर आग का मतलब यहाँ पे अग्नि से नहीं है, बल्कि उत्साह और संवेदना से है। फिर से पढ़िए। लेखक कहता है कि एक कलाकार के भीतर उत्साह और संवेदना होनी चाहिए, भले ही उसका बाहरी स्वभाव ठंडा और संयमित हो। लेखक का कहने का मतलब है कि कलाकार वही है जिसके अंदर एक उत्साह और संवेदना भरी हुई हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो कलाकार नहीं बन सकता। बाहर से भले ही वो ठंडा और संयमित जरूर रहे। ठंडा और संयमित कहने का मतलब है मितभाषी और स्वभाव से सुशील हो। आप अरिजीत सिंह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अंत में लेखक स्वयं को शांत और ठंडा बताता है। जब वह बाहर जाएगा तो कोहरा उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य सबको अपने भीतर समेट लेगा। याद रखिएगा, यहाँ पे कोहरा का मतलब है जीवन का प्रतीक। आप जब जीवन में उतरते हैं तो अतीत, वर्तमान और भविष्य सबको अपने भीतर समेट लेता है। जीवन अनिश्चित है, जैसे कोहरा में खोया हुआ छोटा सा कागज। जीवन जो है कोहरा में खोया एक छोटा सा कागज के जैसा है। कोहरा में अगर कोई कागज छोटा सा खो गया हो, वो भी सफ़ेद, तो उसको ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन मिल ही जाता है। वो कागज क्या है? कागज मृत्यु का प्रतीक है। आप जीवन में उतरते हैं तो अतीत, वर्तमान और भविष्य अपने भीतर समेट लेता है, लेकिन जीवन अनिश्चित है। जीवन कब समाप्त हो जाए ये अनिश्चित है। जैसे कोहरे में खोया हुआ कोई छोटा सा कागज। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो एक सफ़ेद पन्ने को कोहरे के बीच ढूंढने में जितना समय लगता है, मृत्यु को भी हमें ढूंढने में उतना ही समय लगता है। फिर भी जीवन चलाने के लिए आग यानी ईंधन सर्दियों में जरूरी है। फिर भी जीवन चलाने के लिए आग यानी यही उत्साह और संवेदना बहुत जरूरी है। 18 जून 1957 की बात बताते हैं। एक खेत की मेड़ पर बैठी कौओं की कतार देखकर। यहाँ पे कौओं का कतार से मतलब क्या है? कौवे जीवन का संकेत होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो दशकर्म पे कौओं को भोजन करवाया जाता है, क्योंकि कौओं को जीवन और समय से जोड़ करके देखा जाता है। एक कहानी ये भी है कि काकभुसुंडी नाम के एक व्यक्ति कई बार रामायण और कई बार महाभारत देख चुका है, क्योंकि वो समय में आगे पीछे जा सकता है। तो यहाँ पर लेखक कौओं को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए हैं। उम्र की फसल पककर तैयार, सपनों का सुहाना रंग अब जर्द पड़ चला है।
उम्र को अगर एक फसल के रूप में देखा जाए, उम्र को यदि एक फसल की तरह देखा जाए तो फसल पक जाने के बाद काट दिया जाता है। यानी उम्र का जो फसल है वो पककर तैयार हो चुका है, यानी अब मरने का समय नजदीक आ गया है। सपनों का सुहाना रंग अब जर्द पड़ चला है। जब कोई व्यक्ति युवा रहता है तो कई प्रकार के सपने देखता है। मैं अपने जीवन में ये करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में वो करना चाहता हूँ। लेकिन अंत में क्या होता है, उनकी सपनों का जो सुहाना रंग है वो जर्द पड़ने लगता है। जर्द का मतलब होता है मलिन, धूमिल। धीरे धीरे आदमी यांत्रिक रूप से जीना शुरू कर देता है, जैसे कोई कोल्हू का बैल, क्योंकि उसके पीठ पर जिम्मेवारियां लदी हुई होती है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर जिम्मेवारियां आती है तो वो अपने सपनों का गला घोटने लगता है। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके हैं, विगत के मूल जिन पर बचपना कभी सान धरता था, कितने बेमानी भोथरे हो उठे हैं। जैसे कि वह जड़ पौधे का आत्मदान स्वीकार कर लेने के बाद विकास की एक सीमा के उधर। कहा जा रहा है कि जिस पर कभी बचपना सान धरता था वही मन अब बेमन का करता है। जैसे कोई पौधा अपना आत्मदान स्वीकार कर लेता है। इस पूरे गद्य का मतलब हुआ कव्य जीवन का संकेत है। अब सपनों का रंग पहले जैसा सुनहरा नहीं रहा, वह पीला और फीका पड़ने लगा है। जर्द मतलब पीला। बचपन में जिन मूल्य और बात पर हम गर्व करते थे वे बड़े होकर बेमानी और खोखले लगने लगे हैं। हवाओं में ये कैसी महक है, धरती में ये कैसी चिलक है, जैसे फसलें कटने भी नहीं पाई, जड़ों को उखाड़कर किसी चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं, और ये बांट बखेरदार। ये छोटा लेकिन बहुत ही प्रभावी गद्य है, इस बात को समझिए। ये कह रहे हैं ये हवाओं में कैसी महक है, धरती में ये कैसी चिलक है कि फसलें कटने भी नहीं पाई। फसल कटने का मतलब याद है ना आपको? इसके पहले वाले गद्य में क्या बोले हैं? उम्र भी एक फसल है। उम्र का फसल पकने भी नहीं पाया, यानी अभी हम बूढ़े भी नहीं हुए हैं। कटने भी नहीं पाई, यानी हम अभी मरे भी नहीं हैं। किसी चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं, और ये बांट बखेरदार पहुंच गए हैं। यानी पौधा अभी सूखा भी नहीं है और लोग अपने हिस्से के लिए आ पहुंचे हैं। चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं, ये एक प्रतीकात्मक वाक्य है जिसका मतलब एक कहानी से जुड़ा है। कहानी यह है कि चाणक्य एक बार एक रास्ते से जा रहे थे, तभी उनके पाँव में एक कांटा चुभ जाता है। अगल बगल में देखते हैं कि कांटों का एक पूरा पौधा ही है। वो अपने शिष्य से दही मांगते हैं और उस पौधे के जड़ों के पास दही को गिरा देते हैं। सभी शिष्यों ने पूछा कि महाशय आपने ये क्या किया? तो बोले कि 2 दिन बाद खुद इसका परिणाम देख लेना। 2 दिन बाद जब उनके शिष्य वहाँ पर आकर देखते हैं तो वो पौधा सूखा हुआ मिलता है। जब चाणक्य ने दही को उस पौधे के जड़ के पास डाला तो वहाँ चींटियों ने अपना जमावड़ा बना लिया। ठंडा और मीठा होने के कारण पौधा का जो जड़ था चींटियों ने उखाड़ डाला और वो पौधा सूख गया। आदमी के जीवन में भी उसका जीवन का फसल सूख भी नहीं पाता है और बांट बखेरदार आकर के अपना हिस्सा मांगने लगते हैं। प्रश्न है वे बालों के गुच्छे नहीं जिन्हें जब चाहा जुनून से सिर से नोच लिया। बाल हो तो सिर से नोचा भी जा सकता है, लेकिन प्रश्न, जीवन के प्रश्न को सुलझाना आसान नहीं होता। लेखक के अनुसार ये बातें हैं। आपका जीवन दरअसल कुछ और हो सकता है। हर लेखक के बातों से तुरंत आश्वस्त नहीं हो जाना चाहिए। लेखक इसमें कहना चाहते हैं कि बचपन के आदर्श जीवन की कठोर सच्चाइयों में कमजोर पड़ जाते हैं। आगे बात है दिनांक 4 जुलाई 1962 की। आज भी कोई चिट्ठी नहीं, तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है और कुछ बात नहीं होती। इतनी भी ताव नहीं कि डाक घर में जाकर पूछ आऊं। देखिए, ये उस समय की बात है जब इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल तो दूर की बात है, टीवी और रेडियो भी नहीं हुआ करते थे। चिट्ठियां और पुस्तकें ही ऐसे माध्यम होते थे जिससे लोगों का मन लगता था। लेखक इसीलिए बोल रहे हैं कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई, तबीयत इस कदर बेजार हो उठी है। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी सी दोपहर भी बीत गई है।
मन इतना एक्साइटेड भी नहीं है कि डाकघर में पूछ करके आ जाएं। चिट्ठी का ना आना केवल पत्र की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भावात्मक खालीपन का भी प्रतीक है। आदमी भाव रूप से खाली खाली महसूस कर रहा है और जब सी बेचैनी मन में होती है, उस वक्त सारा परिवेश एक सिमटे हुए अक्षरों की तरह लगता है, जैसे किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व संदिग्ध हो उठता है। लेखक की मन स्थिति इतनी संवेदनशील हो उठती है कि सामान्य वातावरण भी डरावना और अर्थहीन होने लगता है। अभी तक कौसानी की ही बात चल रही है। 4 जुलाई 1962। ऐसी मन स्थिति में कुछ काम वैसे भी नहीं होने का, यूं भी पहले ही कौन तीर मार रहे थे। चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। एक आशंका में हर दम झूलता रहने वाला मन, जिसमें हर आहट रहस्यमय लगने लगती है, हर खटका चौंका देता है। अटखेलियां करती हुई हवा कनफुसिया सी लगती है, जैसे मेरे विरुद्ध कोई साजिश ठाने बैठे हैं। इसका मतलब है प्रतीक्षा के कारण जो कुंठा आशंका जन्म लिया है और अकेलापन, उसको लेखक बताना चाहते हैं। आगे की बातें अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं। इस वीडियो को 2 भाग में बांटेंगे। 5 जुलाई तथा अन्य डायरी के अंकों को हम अगले वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। पाठ के अलग अलग भागों को हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं क्लास 12th की चाहे क्लास 10th की, वो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। Q&A का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं PDF या वीडियो के लिंक के लिए, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर हिंदी प्रतिष्ठा नाम के पेज को फॉलो करके PDF पा सकते हैं। और यदि आपके पास कोई कंप्लेन या क्वेरी हो तो हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।